Hello everyone, welcome to Jatin Verma's IAS Academy. I am Sakshi and welcome back to the series of the Decoding Polity. देखिए हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11 की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क. इन द प्रीवियस सेशन आई डिस्कस द चैप्टर 3 पार्ट 1. चैप्टर 3 का पार्ट 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे इलेक्शंस एंड रिप्रेजेंटेशन. फर्स्ट पार्ट में हमने देखा किस तरह से हमारे यहाँ इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाते हैं. देयर आर टू सिस्टम्स, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम्स एंड द सेकेंड वन इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. कैसे होता है वो हमने डिस्कस कर लिया. इस सेशन में हम उसके आगे की चीज़ें जानेंगे. ठीक है, तो अब चलते हैं, हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं. बिफोर बिगनिंग मैं आपको जेवीज़ के प्रीमियम कोर्सेज के बारे में इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ. दीज आर द कोर्सेज जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं. तो देयर आर सो मेनी कोर्सेज विच आर अवेलेबल एट द जेवीज़ प्लेटफॉर्म. सुपर 50 प्रोग्राम है, मेंस गाइडेंस प्रोग्राम इज़ देयर, मेंटरशिप प्रोग्राम है, इंटीग्रेटेड जीएस कोर्सेज हैं एंड इंडिविजुअल कोर्सेज भी हैं. अगर आप सिर्फ किसी पर्टिकुलर कोर्स के लिए सपोज़ किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप वो वैसे भी कर सकते हैं. सपोज़ इफ़ यू वांट टू जस्ट प्रिपेयर फॉर इंडियन इकोनॉमी, पॉलिटी, सो इस तरह से इंडिविजुअल कोर्सेज भी आप ज्वाइन कर सकते हो. अलॉन्ग विद दैट जेबीज़ की ऐप को डाउनलोड करना है. इट इज़ अ इंटीग्रेटेड ऐप टू एज अ यूपीएससी एग्जामिनेशन. इसमें आपको एमसीक्यूज़, माइंड मैप्स, डाउनलोड्स, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो कि एग्ज़ाम के लिए एट द एंड ऑफ द डे हेल्पफुल रहेगी. इस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर, ऐप स्टोर, कहीं से भी. और किसी भी दूसरी इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो या फिर सिंपली यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द www.jatinverma.org. ओके, सो ये दो टेलीग्राम चैनल हैं, इनको आपको ज्वाइन करना है फॉर द क्लास अलर्ट्स एंड द पीडीएफ्स ऑफ द डीएनए. सो नाउ हमने पिछले सेशन में समझा था दो तरह के सिस्टम हमारे इंडिया में अडॉप्ट किए गए हैं. फर्स्ट इज द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, राइट, FPTP, जिसके अंदर हमने यूजुअली हमारे जो MPs के इलेक्शंस में, लोकसभा के इलेक्शंस में, या फिर आप ले लीजिए हमारे जो MLAs के, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शंस में हमने अडॉप्ट किया है ना. द सेकेंड सिस्टम इज़ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम. इसको हमने यूजुअली बहुत ही लिमिटेड स्केल में अडॉप्ट किया है, दैट टू फॉर द इनडायरेक्ट इलेक्शंस सच एज फॉर राज्यसभा, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस एंड सो ऑन. सो ये सिस्टम यहाँ पे बोला गया है कि इंडिया ने, वाई डिड इंडिया अडॉप्ट द FPTP सिस्टम. हमने FPTP सिस्टम को क्यों अडॉप्ट किया, इसके रीज़न समझते हैं. देखिए, द फर्स्ट रीज़न इज़ सिंप्लिसिटी. सो जैसा कि हमने पिछले सेशन में समझा था अबाउट द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, उस सिस्टम में हमने समझा था कि वो किस तरह से प्रेफरेंशियल जो है प्रेफरेंस देना पड़ता है. बहुत ही टिपिकल और डिफ़िकल्ट सिस्टम है वो, राइट. उस सिस्टम को समझना आम पब्लिक के लिए इतना आसान नहीं है. और जब वो सिस्टम आसान नहीं होगा सो आप कैसे इंश्योर कर सकते हो कि पब्लिक अपने यू कैन से पब्लिक अपने मनपसंद के इंसान को वोट कर रही है, राइट. सो ये तो इंश्योर नहीं कर सकते. सेकेंडली, लोगों को जब समझ में नहीं आएगा तो कैसे चलेगा. सो सिंप्लिसिटी इज़ इम्पॉर्टेंट व्हेन वी टॉक अबाउट फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम. इस सिस्टम में इट इज़ सिंपल, यानी कि हम अगर वोट देने जा रहे हैं तो हमें पता है कि इस पर्टिकुलर कैंडिडेट को अगर बाकी कैंडिडेट से ज़्यादा वोट्स मिलेंगे तो ये हमारे यहाँ का MLA बन जाएगा. ये तो हमें पता है. सो ये सिंपल है, राइट. राज्यसभा का इलेक्शन हमने पिछले सेशन में समझा था, तो दैट वाज अ कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम. ठीक है, वो स्मॉल कंट्रीज़ में, राइट, स्मॉल कंट्रीज़ में तो चल सकता है जहाँ की पॉपुलेशन कम हो, राइट. जहाँ की पॉपुलेशन कम होगी वहाँ पर इस तरह का सिस्टम अडॉप्ट करना इज़ पॉसिबल. बट हमारे यहाँ लाखों करोड़ों की पॉपुलेशन है, वी हैव सो मच पॉपुलेशन. सो इस पॉपुलेशन को इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम समझाना और इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम अडॉप्ट कर पाना ही बहुत ही बड़ा चैलेंज है. सो कुछ छोटे कंट्रीज़ में चल जाता है, बट द सब कॉन्टिनेंटल कंट्री लाइक इंडिया, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वर्क इन, राइट. And the reason for the popularity of the success of the first past the post system is its simplicity. ठीक है, सारी नेशन को एक्सट्रीमली सिंपल लगता है, कॉमन वोटर्स को आसानी से समझ में आता है. इसके लिए आपको कोई स्पेशलाइज्ड स्किल नहीं चाहिए, इसके लिए आपको कोई स्पेशलाइज्ड डिग्री नहीं चाहिए, राइट. आप सिंपली किसी भी आप नॉर्मल इंसान को बोलोगे तो वो जाके अपने जो है कैंडिडेट को वोट कर देगा. ठीक है, स्पेशलाइज नॉलेज नहीं चाहिए, पॉलिटिक्स के बारे में स्पेशलाइज नॉलेज नहीं चाहिए, इलेक्शंस के बारे में स्पेशलाइज स्किल नहीं चाहिए, राइट. सिंपली वोटर्स जाएंगे अपने कैंडिडेट्स को एंडोर्स करेंगे या फिर वो चाहे तो अपने पार्टी वाले वोटर्स को जो है वोट दे देंगे. ठीक है, और ये डिपेंड करता है कि वो अपने कैंडिडेट को वोट देना चाहता है कि पार्टी को वोट देना चाहता है. ये टोटली डिपेंड करता है ऑन द एक्चुअल पॉलिटिक्स. ठीक है,
कुछ वोटर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं पार्टी को, कुछ वोटर्स देते हैं जो कैंडिडेट उनके कंस्टिट्यूएंसी से खड़ा हुआ है उसको, ठीक है। सो देखिए, FPTP systems offer voters a choice not simply between the parties but specific candidate। ये आ गया यहाँ पे पॉइंट कि यहाँ पे चॉइस रहता है वोटर्स के पास, यानी कि आप अगर वोट देने जा रहे हैं तो आपके पास चॉइस होगा कि आपको किसी पार्टी को जितवाना है, यानी कि आपको किसी पार्टी के कैंडिडेट को पार्टी को सपोर्ट करना है, या फिर आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी कंस्टिट्यूएंसी की पड़ी हुई है कि भाई अगर ये पर्टिकुलर इंसान है, you will overlook the party he belongs to, but if he has potential and if he has done some major work in the past, so उसके बेसिस पे आप सिर्फ और सिर्फ इस कैंडिडेट को जिताना चाहते हो, so it is totally your choice, okay। Now in constituency based system like first past the post systems, voters know their own representatives and they can hold him or her अकाउंटेबल। ये भी बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि सपोज़ अगर हमारे यहाँ PR सिस्टम होता, ठीक है, तो उसमें क्या होता, पार्टी को हम वोट देते, तो अगर हमें किसी पॉलिसी से एतराज़ है, अगर हमें कोई पॉलिसी समझ में नहीं आ रही है, फिर पसंद नहीं आ रही है, सो हम किसको क्वेश्चन करेंगे, पार्टी को, पूरी की पूरी पार्टी को क्वेश्चन करना पड़ेगा, राइट। बट कंस्टिट्यूएंसी बेस्ड सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पर वी कैन आस्क द क्वेश्चंस, वी कैन होल्ड अकाउंटेबल टू दीज रिप्रेजेंटेटिव्स जिनको हमने चुना था, हम उनके पास जाके क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ दिस, राइट। सो यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी थोड़ा छोटे लेवल पे आ जाती है, यानी कि आप डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी उस पर्टिकुलर कैंडिडेट पे होती है। ना यहाँ पर इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर द स्टेबल गवर्नमेंट ऑल्सो। तो देखिए, आप जानते हो हमारे देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ठीक है। इसका नेचर कुछ इस तरह से होता है कि यहाँ पे एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, राइट, एंड यहाँ पे हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम पे इन एग्जीक्यूटिव्स को मेजॉरिटी हासिल करनी होती है, इस पार्लियामेंट के फ्लोर पे अपनी मेजॉरिटी प्रूव करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू बी इन द पावर, राइट। जिस भी पार्टी के पास, जिस भी एग्जीक्यूटिव के पास सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी होगी वो गवर्नमेंट चलाएगा, इस तरह का सिस्टम है, राइट। सो अगर यहाँ पे हम देखें PR सिस्टम में, यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर पार्टी अपनी मेजॉरिटी जो है वो गेन ना कर पाए। PR सिस्टम में दीज आर द चांसेस, बट सो अगर सपोज किसी भी कोई एक पार्टी या फिर कोई एक तरह की गवर्नमेंट, चाहे वो कोलिशन हो या फिर कोई हो, अगर वो मेजॉरिटी हासिल ना कर पाए पार्लियामेंट फ्लोर पे, सो हर एक डिसीजन, हर एक लॉ पास करने के लिए उनके पास मेजॉरिटी नहीं होगी तो अनस्टेबिलिटी बने रहेगी। स्टेबल गवर्नमेंट के लिए आपको चाहिए प्रॉपर पार्लियामेंट्री सिस्टम, और इस FPTP सिस्टम में हम ये इंश्योर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि क्लियर मेजॉरिटी बहुत सी जगह पर मिल जाती है, ठीक है, और यहाँ पे वोट्स डिवाइड भी नहीं होते। वाई और भी रीजन है, यहाँ पे ये देख लेते हैं। दिस सिस्टम मेक इट पॉसिबल फॉर द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट टू फंक्शन स्मूथली एंड इफेक्टिवली बाय फैसिलिटेटिंग द फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल गवर्नमेंट। यही स्टेबल गवर्नमेंट की बात की गई है, और यहाँ पे बोला गया है कि जो FPTP सिस्टम होता है वो एनकरेज करता है वोटर्स को फ्रॉम द डिफरेंट ग्रुप्स and backgrounds to come together and to win an election in the locality। ये यहाँ पे इनको भी सपोर्ट करता है, राइट। और हमारे देश में जैसे कि डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया, PR सिस्टम वुड एनकरेज ईच कम्युनिटी टू फॉर्म इट्स ओन नेशन वाइड पार्टी। सो PR सिस्टम हमारे देश में कुछ इस तरह से काम कर जाएगा कि कोई कम्युनिटी एक नेशन वाइड पार्टी ही बना देगी, ठीक है। सो इस चीज़ को रोकने के लिए भी हमने फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम को अडॉप्ट किया। Now, FPTP system has proved to be simple and familiar to ordinary voters। हर एक वोटर, ऑर्डिनरी वोटर के लिए सिंपल है, फेमिलियर है ना, ईजी टू अंडरस्टैंडेबल है। इसने एंड ऑल्सो इट हैज़ हेल्प लार्जर पार्टीज टू विन क्लियर मेजॉरिटीज़ एट द सेंटर एंड द स्टेट लेवल। सो इसकी वजह से बहुत सी पार्टीज़ होती हैं जो क्लियर मेजॉरिटी से जीतती हैं। इससे आपको क्या इंश्योर हो जाता है, स्टेबल गवर्नमेंट इंश्योर कर सकते हैं, राइट। एंड दिस सिस्टम also has discouraged the political parties that get all their votes only from one caste or community। जैसे कि हमने पहले भी देखा था कि PR सिस्टम में आप ये
हो सकता है बहुत से केसेस में कि कोई एक कास्ट या फिर एक कम्युनिटी अपनी ही पार्टी बना ले, कि हमने देखो पीआर सिस्टम में ये देखा था ना कि पूरे के पूरा देश एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी माना जाएगा। तो इसमें अगर ए बी सी डी, ए को मिल गए हैं 80% वोट, बी को मिल गए हैं 19% वोट, सी को मिल गए हैं 1% वोट, तो ये 1% वोट में इसकी ये बात तो इंश्योर हो जाएगी कि एटलीस्ट एक सीट तो वो इस देश में यहाँ की पार्लियामेंट में इंश्योर कर लेगी ये पार्टी। तो ऐसा भी हो सकता है कि लोग अपनी अपनी कम्युनिटी की कास्ट की पार्टी बना लें, तो इससे क्या होगा, सेग्रीगेशंस और होते जाएंगे हमारी सोसाइटी में, हमारे देश में, राइट। सो दिस इज़ द रीज़न कि हमने फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम अडॉप्ट किया है और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन अडॉप्ट नहीं किया है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक बात बोली जा रही है कि जो FPTP सिस्टम होता है नॉर्मली इन जनरल टर्म, इंडिया की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, बोल रहे हैं नॉर्मली वो क्या करता है, उससे 2 पार्टी सिस्टम एमर्ज हो जाता है। 2 पार्टी सिस्टम यानी कि 2 मेजर कॉम्पिटिटर हो जाते हैं देश में, जिनके पास पावर के लिए टसल होता रहता है और ऑफन दे शेयर द पावर, राइट। और ये जो 2 पार्टी होती हैं ऑल्टरनेटिवली जीतती हारती रहती है। यूजुअली ऐसा सिस्टम क्रिएट हो जाता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम से, ठीक है। और इस सिस्टम में थोड़ी डिफ़िकल्टी आती है, जो नई पार्टी होती है, इमर्जिंग पार्टी होती है, छोटी पार्टी होती है, छोटे छोटे कॉम्पिटिशन्स होते हैं कि वो पावर शेयर कर पाएँ, उनके लिए डिफ़िकल्टी होती है। बट इस रिस्पेक्ट में हमारा जो सिस्टम है, इंडिया का सिस्टम, हमारे सिस्टम में कुछ उल्टा देखा गया, कुछ स्लाइट डिफरेंस देखे गए। कैसे? इंडिपेंडेंस के बाद हमने FPTP सिस्टम अडॉप्ट किया और सबसे पहले तो 1 सिंगल पार्टी, ठीक है, उसका सिंगल पार्टी डोमिनेंस हमको देखने मिला। आफ्टर द इंडिपेंडेंस इमीडिएटली हमें 1 पार्टी डोमिनेंस देखने को मिला, ठीक है। फिर उसके बाद धीरे धीरे 1989 के बाद इंडिया विटनेस करने लगा मल्टी पार्टी कोलिजन्स को, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो छोटे छोटे पार्टीज़ थे, चाहे वो स्टेट्स हो, चाहे वो स्टेट्स की पार्टी हो या फिर नेशनल लेवल की पार्टी हो, छोटे छोटे पार्टीज़ एमर्ज होने लगे, उनमें कंपटीशन आने लगा, ठीक है। और ऐसा होते होते वो कोलिजन गवर्नमेंट बनने लगे और जो ये सिंगल पार्टी थी जिसका डोमिनेंस था वो ख़त्म होने लगा, ठीक है। फिर इससे क्या हुआ, यहाँ पर हमारे यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम चलने लगा और तो और कोलिजन का जो सिस्टम है वो और ज़्यादा राइज पे आ गया और जो स्मॉलर पार्टीज़ थी, ठीक है, वो भी इलेक्टोरल कंपटीशन में आने लगी इन स्पाइट ऑफ द FPTP सिस्टम। इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ थोड़ा सक्सेसफुल हो पाया ये सिस्टम, इसलिए हमने इसको अडॉप्ट किया। नाउ एक बहुत ही बड़ा सिस्टम है हमारे यहाँ हमारे इलेक्शंस में, दैट इज़ द रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज़। अब हमारे यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे यहाँ देश में क्या होते हैं, सपोज दिस इज़ आवर कंट्री, इस कंट्री में हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ डिवाइडेड हैं बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन के बेस पे कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिसाइडेड हैं। अब हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव, ये यहाँ की जो जनता है वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव खड़ा करती है, इलेक्ट करती है, ठीक है। सो हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, ठीक है। अब लेकिन हमारे देश में आप जानते हो कि देयर इज़ अ हिस्ट्री ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, एंड इनफैक्ट यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन लिखा हो गया है, लेकिन हमारे यहाँ देयर इज़ अ हिस्ट्री ऑफ सेवरल डिस्क्रिमिनेशन, नॉट ओनली द कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, be it gender based discrimination, there are so many discrimination that are deep rooted in our society, हमें हिस्ट्री में देखने मिल जाएंगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनके दिमाग में ये चीज़ तो थी कि ऐसा ना हो कि यहाँ पे जो डोमिनेंट सोशल ग्रुप है या फिर सोशल कास्ट है वो हर जगह हमेशा इलेक्शंस जीतता रहे और जो ओप्रेस्ड सोशल ग्रुप है वो हमेशा अनरिप्रेजेंटेड रहे, यानी कि उसका कोई रिप्रेजेंटेशन ही ना हो, उसकी मांगे ये यहाँ से कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक कैंडिडेट इलेक्ट होना का क्या मतलब होता है, यहाँ से इलेक्ट होने का मतलब होता है रिप्रेजेंटेशन, यहाँ की जनता का ये व्यक्ति रिप्रेजेंट करेगा, दिस पर्टिकुलर गाय विल रिप्रेजेंट द एंटायर पॉपुलेशन जिन्होंने इसको इलेक्ट किया है। सो यहाँ पे ये भी इंश्योर होना चाहिए कि हर एक कास्ट, हर एक
पर्टिकुलर सोसाइटी का रिप्रेजेंटेशन हो, इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो। ऐसा ना हो कि सिर्फ और सिर्फ डोमिनेंट क्लास ही हर जगह से जीतता गया और सिर्फ उनके ही मांगे आगे रखे गए या फिर उनसे रिलेटेड ही लॉज बनते गए। सो यहाँ पे ये भी ज़रूरी था कि जो ओप्रेस्ड कम्युनिटी है वो भी उसका भी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हो। इसी वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लेकर आए रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इन कास्ट का, इन क्लासेस का रिजर्वेशन किया गया। ठीक है, अब यही बात थी तो किस तरह से है, देखिए ये जो इशू है रिजर्वेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ये इंडिपेंडेंस के पहले से ही चलता आ रहा है। आपने पढ़ा होगा सेपरेट इलेक्टोरेट्स, है ना। सो ब्रिटिशर्स के टाइम पर वहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सेपरेट इलेक्टोरेट का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। ये सिस्टम क्या था, हर एक कम्युनिटी अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करती थी। आपको ये बात रखनी है। यहाँ पे हमारे पूरे देश को कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दिया गया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ये नहीं देखा जाता है कि किस कास्ट का व्यक्ति किसको वोट करेगा, ऐसा तो नहीं है। चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी जेंडर का हो, यहाँ पे वो व्यक्ति एक ही कैंडिडेट को, जो भी ऑफ कोर्स कैंडिडेट है उसको इलेक्ट करेंगे। ठीक है, ऐसा तो सिस्टम है नहीं हमारे यहाँ भी कि मुस्लिम्स सिर्फ मुस्लिम्स को ही इलेक्ट करेंगे या फिर उनको ही वोट देने जाएंगे। बट सेपरेट इलेक्टोरेट्स में कुछ ऐसा ही सिस्टम था। ठीक है, वो अपनी कम्युनिटी से ही लोगों को चुना करते थे, है ना। फॉर इलेक्टिंग अ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम अ पर्टिकुलर कम्युनिटी ओनली दोज वोटर शुड बी एलिजिबल हु बिलोंग टू दैट कम्युनिटी। ठीक है, बट जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था, व्हेन आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज under the construction, so constitution makers, our forefathers, were in a worry that this particular system can create more troubles in the future because ये थोड़ा रिजर्व कम्युनिटीज़ के लिए हो रहा है तो फर्दर सेग्रीगेशन बढ़ाएगा सोसाइटी में। सो वो इस सिस्टम को ना लेकर आके, सेपरेट इलेक्टोरेट्स को ना लेकर आके, दे थॉट दैट द बेस्ट वुड बी द रिजर्व कंस्टिट्यूएंसीज। ओके, सबने सोचा कि हमारे जो पर्पस है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मेन पर्पस है सेपरेट इलेक्टोरेट, तो नहीं फुलफिल कर पाएगा, इसीलिए उन्होंने अडॉप्ट किया रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज का सिस्टम। इस सिस्टम क्या होता है, ऑल वोटर्स इन आर कॉन्स्टिट्यूएंसीज दे आर एलिजिबल टू वोट बट द कैंडिडेट्स मस्ट बिलोंग टू ओनली अ पर्टिकुलर कम्युनिटी और सोशल सेक्शंस फॉर विच द सीट इज़ रिजर्व। अब यहाँ पर सपोज ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है आपके डिस्ट्रिक्ट की, ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये रिज़र्व कर देंगे कि भाई यहाँ पर जो भी इस बार इलेक्ट होकर आएगा, यहाँ का जो भी एमएलए होगा वो एससी कम्युनिटी से होगा। तो यहाँ पे जितने कैंडिडेट्स जो चुनाव में खड़े होंगे वो एससी कम्युनिटी से ही होंगे। ठीक है, अब यहाँ के जो वोटर्स हैं वो सारे कास्ट, क्रीड, रिलीजन, नथिंग मैटर्स, वो किसी भी यू कैन से कम्युनिटी से बिलोंग कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ एससी ही हो। ठीक है, सो इस तरह हमारे यहाँ रिजर्वेशन सिस्टम लेकर आया गया एंड टू एंश्योर देयर प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन सिस्टम हमारे यहाँ रिजर्वेशन की ज़रूरत पड़ गई। एंड हमारे यहाँ है लोकसभा में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ में शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्वेशन सिस्टम है। और इस प्रोविज़न को इनिशियली 10 साल के लिए बनाया गया था और फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स लेकर उसको एक्सटेंड कर दिया गया अप टिल 2010 एंड उसके बाद भी एक्सटेंशन जारी है। द पार्लियामेंट कैन टेक अ डिसीजन टू फर्दर एक्सटेंडेड एंड व्हेन द पीरियड ऑफ रिजर्वेशन एक्सपायर्स। अब लेकिन द नंबर ऑफ सीट्स आर रिजर्व फॉर बोथ द ग्रुप्स, फॉर द एससीज एंड एससीज, बोथ द ग्रुप्स, एंड दैट टू ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर शेयर इन द पॉपुलेशन इन इंडिया। अब उनका जो भी प्रोपोर्शन होगा शेयर, उसके बेसिस पे सीट्स अलॉटेड है। सो व्हाट आर दे, हमारे यहाँ 543 सीट्स हैं जिनके ऊपर इलेक्शंस होते हैं लोकसभा में। सो उसमें 79 आर रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट एंड 41 आर रिजर्व फॉर शेड्यूल ट्राइब। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि जैसा कि मैंने कहा था कि जो हमारे यहाँ इलेक्शन का रिप्रेजेंटेशन है, हमारे यहाँ जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है वो सिर्फ और सिर्फ कास्ट पे तो नहीं है, बहुत सारे अदर एरियाज़ भी हैं, जैसे कि वुमेंस हो गए, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन भी है, उसके लिए कोई किसी भी तरह का रिजर्वेशन नहीं है। सो यस, उसके लिए किसी भी तरह का रिजर्वेशन नहीं है। वही उसी के लिए काफ़ी डिबेट चलती है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होने चाहिए, जो कि हम आगे जाके समझेंगे। देखिए, नाउ द क्वेश्चन इज हु डिसाइड्स विच कॉन्स्टिट्यूएंसीज टू बी रिजर्व्ड एंड ऑन व्हाट बेसिस दिस डिसीजन इज टेकन। अब तो हमने क्या जाना था कि हमने जाना था कि हर जो पॉपुलेशन है एससीज एंड एसटी की इंडिया में, उसके रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे
यहाँ पर सीट्स रिजर्व्ड होंगी। अब लेकिन ये कौन डिसाइड करेगा कि किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो सीट रिजर्व हो और किस बेसिस पे डिसीजन लिया जाए? सो द आंसर इज डीलिमिटेशन कमीशन। एक कमीशन को अपॉइंट कर दिया गया है जिसका नाम है डीलिमिटेशन कमीशन, और ये डिसाइड करते हैं कि विच कॉन्स्टिट्यूएंसी इज़ टू बी रिजर्व्ड एंड ऑन व्हाट बेसिस इसका डिसीजन लेना चाहिए। सो जो ये डीलिमिटेशन कमीशन होता है दैट इज़ अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड दे वर्क इन द कोलैबोरेशन विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्शंस इन इंडिया। Now, let's discuss the function of delimitation commission. So what it does, it do the boundary, it draws the boundary of the constituencies all over the world. Constituencies को boundaries को draw करते हैं and also they look over the composition of population in each constituencies. अब उस constituencies में composition of population देखेंगे कि कहाँ पे ज़्यादा SCs हैं या फिर STs हैं, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूएंसीज दैट हैव द हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्व कर दी जाती हैं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट इन केस ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, ठीक है, इस केस में डिलिमिटेशन कमीशन दो चीज़ें देखता है। फर्स्ट क्या, इट पिक्स कॉन्स्टिट्यूएंसीज दैट हैव हायर प्रोपोर्शन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन, बट इट ऑल्सो स्प्रेड दीज कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द स्टेट। वाई? बिकॉज SCs की पॉपुलेशन थोड़ी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द STs, ठीक है। So this is done generally because the scheduled caste population is generally spread evenly throughout the country, and these reserved constituencies can be rotated each time when the delimitation exercise is undertaken. Okay. Now, there is some I was talking about the constitution does not make similar provision for others disadvantaged group. मैंने आपको बोला था कि age old discrimination चलता आ रहा है, सिर्फ कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रहा, देयर आर सेवरल अदर फैक्टर्स ऑल्सो जिनके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन है। तो सबसे बड़ा वुमेन, ठीक है, वुमेन के लिए कोई सीट्स रिजर्व नहीं है, बट देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग डिमांड टू सीक द रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स इन लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर वुमेन, ठीक है। और ये डिमांड की जाती है कि 1/3 सीट जो है वुमेन के लिए आर्टिकुलेट की जाए, वुमेन के लिए इस सीट को रिजर्व किया जाए, जैसा कि होता है हमारे अर्बन लोकल बॉडीज़ में, रूरल लोकल बॉडीज़ में, वहाँ पे वुमेंस के लिए भी सीट्स रिजर्व्ड रहती हैं। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि सिमिलर प्रोविज़न लेकर आया जाए लोकसभा में, विधानसभा में, एंड कुछ अमेंडमेंट की जाए जिसके थ्रू वुमेंस का भी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर इंश्योर हो पाए। ओके। और सेवरल टाइम्स अमेंडमेंट्स के लिए बोला जाता है, पास की जाते हैं रेजोल्यूशन, लेकिन पार्लियामेंट में अब तक कुछ पास नहीं हुआ है। Now the next topic will be free and fair elections. हम पढ़ रहे हैं elections and representation, and elections का process हमने समझ लिया कैसे क्या होता है। Now representation के लिए हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि फ्री और फेयर इलेक्शंस हो, ठीक है। आप ये कैसे इंश्योर करोगे कि हमारा रिप्रेजेंटेटिव, हमारे जो इलेक्शंस हैं वो प्रॉपर कंडक्ट किए गए हैं इन अ डेमोक्रेटिक वे? सो आंसर इज़ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। इलेक्शंस अगर फ्रीली होंगे, फेयर तरीके से होंगे, इसका मतलब होगा कि वो प्रॉपर इलेक्शन है, राइट। द ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्शन सिस्टम इज़ द एबिलिटी टू इंश्योर अ फ्री एंड फेयर प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस, ठीक है। अगर हमें रियल ग्राउंड्स में डेमोक्रेसी को टेस्ट करना है तो हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो इलेक्शंस हो रहे हैं वो इम्पार्शियल हो और ट्रांसपेरेंट हो, ठीक है। ये सबसे बड़ा फैक्टर है। अब ये कैसे होगा? दो चीज़ों से। फर्स्ट, ये डिसाइड करके कि वोटर्स कौन होंगे, राइट, एंड सेकेंड ये डिसाइड करके कि इलेक्शंस के लिए हु इज़ एलिजिबल, यानी कि कौन इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है, ठीक है। ये दोनों चीज़ों के दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पहला, हु कैन कंटेस्ट द इलेक्शंस, दैट कैन बी आंसर्ड बाय यूनिवर्सल फ्रेंचाइज एंड राइट टू कंटेस्ट। देखिए, सो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस जो होते हैं, इसका मतलब होता है कि अडल्ट सिटीजन जो भी है हमारे देश के, वो दे शुड बी एलिजिबल टू वोट, यानी कि एक पर्टिकुलर एज अगर किसी व्यक्ति ने गेन कर ली है सो उसके बाद वो वोट दे सकता है। अब ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आप एक इन्फेंट से, एक बच्चे से, एक न्यूली बॉर्न से तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट कर पाए, या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो? नहीं, देयर शुड बी सम क्राइटेरिया जिसके बेसिस पे ये डिसाइड हो कि जो वोटर है, नाउ ही और शी इज़ एलिजिबल टू वोट। सो सबसे बेस्ट तरीका होता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ये डिसाइड करना कि अगर कोई पॉपुलेशन
इस पर्टिकुलर एज गैप को कोई पॉपुलेशन कोई व्यक्ति इस पर्टिकुलर एज को क्रॉस कर चुका है, सो वो ही इज़ अडल्ट, एंड इफ ही इज़ अडल्ट ही हैज़ ऑल द सेम माइंड टू डिसाइड हु कैन बी हिज और हर रिप्रेजेंटेटिव। सो इस तरह से ये सिस्टम लाया गया, ठीक है। इसी सिस्टम को बोला जाता है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। सो बहुत सी कंट्रीज़ में इस राइट के लिए लोगों को बड़े लॉन्ग बैटल्स लड़ने पड़े, ठीक है, अपने रूरल से अपने ये राइट लेने के लिए। और बहुत सी कंट्रीज़ की जो वुमेंस हैं उनको भी वोटिंग राइट्स बड़े देर से मिली, ठीक है, उन्होंने भी बड़ा स्ट्रगल किया। सो ये सारी चीज़ें देखते हुए हमारे फ्रेमर्स जो थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उनको ये तो एंश्योर था, उनको ये बात तो पता ही थी कि राइट टू वोट देना है, ठीक है। राइट टू वोट उन्होंने किससे दिया? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज से। ओके, सो ये कैसा था? 1989 तक हमारे यहाँ थी 21 एज, फिर 1989 के बाद 18 ईयर जो है वो एज कर दी गई, यानी कि इफ़ यू अटेन द 18 ईयर यू आर एलिजिबल टू वोट। नाउ व्हाट इज़ ट्रू अबाउट द राइट टू वोट इज़ ट्रू अबाउट राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस, ठीक है। हमने पढ़ा अडल्ट फ्रेंचाइज, और द सेकेंड क्वेश्चन वॉज कि कौन इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है। सो हमने देखा कि इट डज़ नॉट डिपेंड कि आप किस पर्टिकुलर जेंडर से हो, किस पर्टिकुलर कास्ट से हो, किस पर्टिकुलर कम्युनिटी से हो, किस पर्टिकुलर रेस से हो, इट डज़ नॉट मैटर। इट सिर्फ यही मैटर करता है कि आपकी एज क्या है। अगर आप 18 ईयर के अबव हो, 18 ईयर क्रॉस कर लिया, दैन यू हैव राइट टू वोट, राइट। यही चीज़ सेम सिमिलर प्रोसेस फॉलो होती है राइट टू कंटेस्ट से। यहाँ पे भी किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। ऑल सिटीजन हैव द राइट टू स्टैंड फॉर इलेक्शन एंड बिकम द रिप्रेजेंटेटिव फॉर द पीपल। हर एक व्यक्ति के पास ये राइट है कि वो लोगों का रिप्रेजेंटेटिव बन पाए। बट यहाँ पर भी एज का कुछ रिक्वायरमेंट होगा और कुछ लीगल कंडीशंस भी होंगे। कैसे? देखिए, डिफरेंट बहुत सारे मिनिमम एज रिक्वायरमेंट है इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए। हर एक पोस्ट के लिए, अगर आप लोकसभा के लिए कर रहे हैं तो 25 साल इस तरह से। एंड लीगल प्रोविजन दैट पर्सन हु हैज़ अंडरगॉन imprisonment of 2 years or for more than for some offense and he is disqualified for contesting election। इस तरह के कुछ प्रोविजंस हैं। इसके अलावा आप यू हैव द राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस, ठीक है। बाकी चीज़ों पे कोई बार नहीं है, यानी कि आपकी इनकम क्या है, आपने कितना एजुकेशन किया है, क्लास क्या है, जेंडर क्या है, इन सारी चीज़ों पे कोई मैटर नहीं करता, राइट। कभी हमारे यहाँ है क्या एजुकेशन की यू शुड बी एटलीस्ट 12th पास इन ऑर्डर टू गेट if you want to contest the election? No, there is no such provision in India. So इस तरह से free and fair election हम कैसे ensure करते हैं? Who has the right to vote? Adult franchise. And who can contest the election? Anyone who has this certain eligibility. Now, the other factor where we ensure the free and fair election is the Independent Election Commission, which means the body who is contesting the election and who has the responsibility for all the things related to the controlling administration of the election, that particular body should be independent। अब independent का क्या मतलब है? अब suppose अगर इसके ऊपर किसी भी तरह का दबाव हो, किसी सरकार का दबाव हो, किसी पार्टी का दबाव हो, सो ये इंडिपेंडेंटली इलेक्शन कंडक्ट नहीं करवा पाएगा, और फिर जिस भी पर्टिकुलर अथॉरिटी का इसके ऊपर दबाव होगा वो उसके ही फेवर में डिसीजन लेगी, है ना। सो इसका इंडिपेंडेंस, इलेक्शन कमीशन का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, राइट। इलेक्शन कमीशन क्या करता है, इसका काम क्या है? सुपरवाइज एंड कंडक्ट ऑफ द इलेक्शंस। हमारे यहाँ आर्टिकल 324(1) में इसके बारे में दिया गया है, द सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल of the preparation of electoral rolls for and conduct of all election to parliament and to legislature, to every state, and of elections to the offices of the president, vice president held under this constitution shall be vested in a commission which should be referred in this constitution as the election commission, ठीक है। इस पूरे हमारे आर्टिकल में सारी चीज़ें डिफाइंड है कि किस तरह से इलेक्शन कमीशन को क्या क्या पावर है। तो इसका इंटरप्रिटेशन किया जाता है कि इलेक्शन कमीशन हैज़ अ डिसिसिव रोल इन वर्चुअली एवरीथिंग टू डू विद द इलेक्शन। और इस बात पे बैकिंग दी है, इस बात पे अग्री किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि हाँ ये इंटरप्रिटेशन सही है। अब इलेक्शन कमीशन के बारे में थोड़ी ब्रीफ इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा, इलेक्शन कमीशन को असिस्ट करने के लिए देयर विल बी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हर एक स्टेट पे ये होगा। इलेक्शन कमीशन इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्ट ऑफ लोकल बॉडी इलेक्शन, ये आपको याद रखना है।
ओके, दैट इज़ द अदर पार्ट। स्टेट इलेक्शन कमीशन उसके लिए काम करते हैं इंडिपेंडेंटली। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैन ईदर बी अ सिंगल मेंबर और मल्टी मेंबर बॉडी, ठीक है, ये बात है। सो 89 तक वो सिंगल मेंबर बॉडी थी, पर 89 के जस्ट इलेक्शन के पहले उसको 2 इलेक्शन कमीशन को इलेक्ट कर दिया गया, फिर उसके बाद सिंगल मेंबर हो गई, फिर उसके बाद 1993 में 2 इलेक्शन कमिश्नर फिर से बना दिए गए और तब से मल्टी मेंबर बॉडी ही है। सो इनिशियली देयर आर मैनी एप्रीहेंशंस अबाउट द मल्टी मेंबर बॉडी कमीशन, कि मल्टी मेंबर बॉडी कमीशन होनी चाहिए या फिर सिंगल बॉडी कमीशन होनी चाहिए, बट बहुत सारे डिबेट्स के बाद एक कंसेंसस, जनरल कंसेंसस आया कि मल्टी मेंबर बॉडी ही सही है, अप्रोप्रिएट है, क्योंकि पावर शेयर की कर लेते हैं ये मेंबर्स और ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी भी रहती है, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में, अपॉइंटमेंट के बारे में जान लेते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसको अपॉइंट करता है, बट ऑन द एडवाइसेस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विच शुड बी हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। टेन्योर इनका क्या होता है, 6 साल का होता है, या फिर टिल द एज ऑफ 65 विच एवर इज अर्लियर। रिमूवल कैसे होगा, देखिए पहला तरीका है कि इनकी जो है एक्सपायर हो जाए टेन्योर, या फिर हो सकता है 6 साल कंप्लीट हो जाए, या फिर उन्होंने 65 ईयर्स अटेन कर लिए हों। और दूसरा तरीका होगा कि प्रेसिडेंट उनको रिमूव करेगा, कैसे, इफ़ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट मेक सच अ रिकमेंडेशन विद स्पेशल मेजॉरिटी। अब यहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी क्यों नहीं रखा गया, सिंपल मेजॉरिटी इसलिए नहीं रखा गया कि हमारे देश में हम देखते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम है, रूलिंग पार्टी के पास मेजॉरिटी होती है, राइट। अगर इनके पास मेजॉरिटी होगी तो रूलिंग पार्टी के पास मेजॉरिटी होगी तो बहुत ही ईजी हो जाएगा उन्हें इलेक्शन कमीशन को या फिर कमिश्नर को हटाना। सो उसकी वजह से इंडिपेंडेंस इनकी रहेगी नहीं। इसी चीज़ को इंश्योर करने के लिए यहाँ पे स्पेशल मेजॉरिटी का क्लॉज डाला गया ना। अब हम समझते हैं व्हाट ऑल आर द फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन। इसके फंक्शंस इन अ ब्रीफ शॉर्ट समझ लेते हैं। सुपरवाइज करता है प्रिपरेशन ऑफ अप टू डेट वोटर लिस्ट, हमारे यहाँ जो भी वोटर लिस्ट बनती है उसके प्रॉपर अप टू डेट वोटर लिस्ट को सुपरवाइज करना, ठीक है। इंश्योर करता है कि जो वोटर लिस्ट है हो दैट शुड बी फ्री फ्रॉम एरर्स, लाइक नॉन एग्जिस्टिंग नेम्स ऑफ द रजिस्टर्ड वोटर्स और एग्जिस्टेंस ऑफ द नेम्स ऑफ द नॉन एलिजिबल और नॉट एग्जिस्टेंस वोटर्स, ये सारी चीज़ें ये देखेगा। सेकेंड, डिटरमाइन करेगा कि इलेक्शन कब होगा, कैसे होगा, शेड्यूल बनाएगा सारा, नोटिफिकेशंस निकालेगा, बताएंगे डेट्स, डेट ऑफ नॉमिनेशन क्या है, लास्ट डेट क्या है नॉमिनेशन फाइल करने की, लास्ट डेट क्या है सिक्योरिटी भरने की, विड्रॉल, पूलिंग एट्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ों की डेट्स होती हैं इलेक्शन के टाइम पे, वो सारी की सारी चीज़ें डिसाइड करता है इलेक्शन कमीशन। Now, during this entire process, Election Commission has the power to take decision to ensure the free and fair poll. अब ये अगर इसके पास पावर है तो ये इलेक्शंस पोस्टपोन भी कर सकता है, कैंसिल भी कर सकता है, ठीक है, सारी कंट्री का या फिर किसी भी स्पेसिफिक स्टेट का या फिर किसी भी स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूएंसी का। सपोज उसके पास ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन आ गई कि किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में सिचुएशन अच्छी नहीं है, कि यहाँ पे एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं है कि इलेक्शंस प्रॉपरली हो पाएगा, तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो इलेक्शन वो पोस्टपोन कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। वाई? बिकॉज दे वॉन्ट टू इंश्योर कि वो इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो, ठीक है। इस तरह से ऑल्सो दे ऑल्सो इम्प्लीमेंट्स अ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, हर एक पार्टी के लिए, कैंडिडेट के लिए ये इंश्योर करते हैं। ऑल्सो दे कैन ऑर्डर अ रीपोल इन अ स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूएंसीज, अगर उनको लगता है कि किसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में किसी गलत तरीके से वोटिंग्स हुई है तो फिर रीपोल भी कंडक्ट करवा सकता है, या फिर उनको लगता है कि काउंटिंग में कुछ गड़बड़ है तो दे कैन ऑल्सो ऑर्डर द recount of the votes. Okay, the other function is election commission accords recognition to political parties and allot symbols to each of them. अब हमारे यहाँ political party का recognition होता है नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, तो उनको रिकोगनाइज भी करता है इलेक्शन कमीशन और उनको उनके जो इलेक्शन सिंबल्स होते हैं वो भी इलेक्शन कमीशन ही देता है। नाउ अब जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले भी कि हमने पहले वाले सेशन में समझा था कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन परफेक्ट नहीं हो सकता, तो इसको हम यहाँ पर भी ले सकते हैं। कोई भी बॉडी, कोई भी पर्टिकुलर लॉ परफेक्ट नहीं हो सकता, उसी तरह से कोई भी पर्टिकुलर इलेक्शंस या फिर सिस्टम ऑफ इलेक्शन कैन नेवर बी परफेक्ट, राइट। नो सिस्टम ऑफ इलेक्शन कैन नेवर बी परफेक्ट, क्योंकि क्या होता है, हमने 100 साल पहले जो लॉ बनाया होगा वो 100 साल बाद काफ़ी चेंजेस हो जाते हैं, राइट। उसमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत होती है, तो हर एक चीज़ में रिफॉर्म की ज़रूरत होगी, स्पेशली इन द कंट्री लाइक इंडिया वेयर वी हैव सच अ डाइवर्स सोसाइटी। सो हम कोई भी परफेक्ट चीज़ तो बना नहीं सकते, दिस इज़ इम्पॉसिबल, राइट।
सो उसमें चेंजेस टाइम टू टाइम रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, राइट. But with the acceptance of adult suffrage, freedom to contest elections, and the establishment of independent election commission, India has tried to make election process free and fair. Although ये सारी चीज़ों की तरह से हमने सोचा कि फ्री एंड फेयर हो पाए, बट हमारे इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद बहुत सारे सजेशंस आते हैं कि इलेक्शन सिस्टम में रिफॉर्म की ज़रूरत है, ठीक है. एंड द इलेक्शन कमीशन, पॉलिटिकल पार्टीज, इंडिपेंडेंट ग्रुप्स, स्कॉलर्स, इन्होंने अपने प्रपोजल्स दिए हैं रिलेटिंग टू द इलेक्शन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, और हम ये कुछ जो सजेशंस है वो पढ़ते हैं, ठीक है. पहला, आर सिस्टम ऑफ इलेक्शन शुड बी चेंज फ्रॉम FPTP टू सम वेरिएंट ऑफ PR सिस्टम. ऐसा मानना है कि हमें थोड़ा PR सिस्टम पे आना चाहिए. इससे यह इंश्योर होगा कि पार्टीज़ को सीट्स मिलेंगे, ठीक है, एज फार एज पॉसिबल इन प्रपोर्शन टू द वोट्स दे गेट. ये सिस्टम कुछ लोग सपोर्ट करते हैं. Second is there should be special provision to ensure that at least 1/3 women are elected to the parliament and assemblies. जैसे कि मैंने बताया था आपको कि डिस्क्रिमिनेशंस जेंडर बेस्ड भी हुआ है, तो बोला जाता है कि इतना ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं है वुमेंस का हमारी गवर्नमेंट्स में. सो उनका रिप्रेजेंटेशन इंश्योर करने के लिए 1/3 जो है रिजर्वेशन लेकर आया जाए पार्लियामेंट में, स्टेट असेंबलीज में. ऑल्दो लोकल बॉडी लेवल तक है, बट यहाँ पर भी उसको लेकर आया जाए. The other suggestion to the electoral reform is there should be stricter provisions to control the role of money in the electoral politics. आप जानते हो कि हमारे यहाँ electoral politics में पैसे का क्या रोल है, ठीक है. Election expenses should be paid by the government out of the special fund. यहाँ पे इनका यही बोलना है, जैसे कि आप हमारे नॉर्मल सिस्टम में देखते हैं कि क्या होता है, पॉलिटिशियंस जो होते हैं या फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती हैं वो यूजुअली फंडिंग्स लेती हैं बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस से. अब इन्होंने इनसे फंडिंग ली हुई है इन पार्टीज़ ने, तो अगर ये पावर में आ जाती हैं तो इनके पास कुछ ऑब्लिगेशंस होती हैं कि इस पर्टिकुलर बिजनेस हाउस को या फिर इस पर्टिकुलर बिजनेस एजेंसी को किसी तरह के प्रॉफिट्स दें, चाहे वो टैरिफ बैरियर्स हों या फिर उनमें रिलीज़ हो या फिर पॉलिसी रिलीज़, रेगुलेशंस रिलीज़ या फिर लैंड लीज, इस तरह के बहुत सारे बेनिफिट्स ये देते हैं. सो इससे क्या होता है, एट द एंड ऑफ द डे जो टैक्स पेयर है उस पर सारा बर्डन आता है, और हमारे यहाँ का टैक्स पेयर बहुत ही दैट इज़ इन द माइनॉरिटी, राइट. सो नॉट ओनली इन द टैक्स पेयर, नॉर्मल जनता पर भी इसका असर पड़ता है. सो इस तरह से क्या होता है, इससे बहुत सारे सोसाइटल लेवल्स, इकोनॉमिक लेवल्स इमर्ज होते जाते हैं, ठीक है. सो इसी चीज़ को, इसी प्रोविज़न को कंट्रोल करना चाहिए. रोल ऑफ मनी इन द इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, इसका कोई प्रोविज़न होना चाहिए, ऐसा कुछ सिस्टम होना चाहिए कि सारे पार्टीज़ को गवर्नमेंट के फंड से इतना इतना पैसा मिलेगा, आप सिर्फ इतने पैसे से ही अपने सारे इलेक्टोरल कैंपेन कर सकते हो. दिस इज़ वन रिफॉर्म. व्हाट इज़ द अदर रिफॉर्म? कैंडिडेट्स विद एनी क्रिमिनल केस शुड बी barred फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शंस even if they appeal in pending before if their appeal is pending before the court. So हमारे यहाँ criminalization of politics बड़ा ज़्यादा है. हमारे यहाँ बहुत से अभी भी हमारे पोजीशन होल्डर्स हैं, हमारे MPs हैं, MLAs हैं, जिनके पीछे केसेस चल रहे हैं, क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, बट वो तब भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो तब भी पावर में है. सो इस तरह का कुछ सीन होना चाहिए कि क्रिमिनलाइजेशन को घटाया जाए, कि जिनके पीछे केस पेंडिंग्स हैं वो यहाँ पे इलेक्शन कंटेस्ट ना कर पाएँ. There should be complete ban on the use of caste and religious appeal in the campaign. ये बहुत ही बड़ी डिमांड है और ये होना चाहिए हमारे देश में, क्योंकि हमारे देश में पॉलिटिक्स के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे डिवाइड करके वोट लिया जाता है. एंड एट द एंड ऑफ द डे हमारे यहाँ जो सोशल ग्राउंड ग्रुप है उसको इन सारी चीज़ों की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं. Other suggestion is there should be a law to regulate the functioning of political parties and to ensure that they function in transparent and democratic manner. अब देश में डेमोक्रेसी है, बट पॉलिटिकल पार्टीज़ जिस तरह से फंक्शन कर रही हैं उस पर भी कुछ लॉज आने चाहिए कि वो भी डेमोक्रेटिक तरीके से काम करें, क्योंकि हमारे यहाँ बोला जाता है कि बहुत सी पार्टीज़ में डायनेस्टिक रूल चलता रहता है. सो ये सारी चीज़ों को एलिमिनेट करने के लिए दीज ऑल आर द रिफॉर्म्स जो कि एक्सपेक्ट की जा रहे हैं कि इलेक्शंस में हो. सो गाइज, आज के सेशन में हमने काफ़ी चीज़ें समझी. हमने पार्ट 1 में समझा था कि इलेक्शन सिस्टम क्या होता है, किस तरह से इलेक्शंस होते हैं, व्हाट ऑल आर द मेथड्स टू डू द इलेक्शंस, FPTP, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, इंडिया का एग्जाम्पल देखा था, इजराइल का एग्जाम्पल देखा था. इस सेशन में हमने समझा कि हमें क्यों ज़रूरत पड़ी FPTP को हमारे देश में लाने की, और हमने PR सिस्टम क्यों लिमिटेड बेसिस पे लिया.
ये सारी चीज़ें समझी। हमने समझा कि डिलिमिटेशन कमीशन क्या होता है, उसके रूल्स क्या होते हैं, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, इलेक्शन कमीशन क्या है, उसके रूल्स और फंक्शंस क्या हैं, एवरीथिंग वाज डिस्कस्ड। हम नेक्स्ट चैप्टर में आगे की चीज़ें पढ़ेंगे। हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे जो भी आपके नेक्स्ट चैप्टर हैं, 4th chapter, that will be discussed in the next chapter. Okay, so thank you so much for listening. If you like this session, you can subscribe to the channel and hit the bell icon. I'll see you in the next session. Till then, take care. Bye bye.